नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में पैबस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के नेतार तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो यह है। चलिए तो पहली खबर के साथ शुरू करेंगे। हालांकि मेरे पीछे जो लिखा हुआ है वो है 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। यह खबर हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी छोटी सी आपके लिए कि मोहन यादव सीएम आज शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे और यहां पर उन्होंने दो महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लिया। पहली बैठक जो है वो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से जुड़ी हुई थी और पहले उसी की बात करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी बैठक रही उसका भी जिक्र हम करेंगे। नागझिरी हेलीपैड पर प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा नेताओं ने उज्जैन में आज उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने कोठी पैलेस स्थित संकुल भवन में आयोजित इन दोनों बैठकों में हिस्सा लिया। उन्होंने नर्मदापुरम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात की। इसके अलावा सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की समीक्षा भी की। तो जो पहली बैठक हुई 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर, उसका जिक्र करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे और फिर हम बात करेंगे सिंहस्थ की तैयारियों की। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव राज्य को औद्योगिक विकास और रोजगार के केंद्र में परिवर्तित करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इसी का ही एक उदाहरण है। 7 दिसंबर को भी एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होनी है। यह 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी मध्य प्रदेश की। नर्मदापुरम में इसका आयोजन होगा। शॉर्ट में इसे RIC अभी मैं आगे कहूंगा, तो आप समझ जाइएगा कि मैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात कर रहा हूं। अब इसका जो मोटा मोटा खाका है कि इसकी जो प्रमुख बातें हैं उन्हें हम आपको बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे एक एक करके। जैसे कि सीएम मोहन यादव इस RIC का यानी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। 7 दिसंबर को यह आयोजन होगा। इसमें 4000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। किसने रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो आपको बता देते हैं। 3000 MSME प्रतिनिधि, इसके अलावा 75 प्रमुख निवेशक। कहां से आए हैं ये लोग, उन देशों के नाम जान लीजिए। कनाडा, वियतनाम, नीदरलैंड, मैक्सिको और मलेशिया। इन देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी इस कॉन्क्लेव का हिस्सा होंगे, इसमें शामिल होंगे। अब जो इसकी मोटी मोटी रूपरेखा है उसमें विभिन्न सेक्टोरल सत्रों का आयोजन होगा। इनमें क्या होगा कि राज्य की औद्योगिक नीति पर बात होगी, राज्य के निवेश प्रोत्साहन पर बात होगी। इसके अलावा MSME के लिए उपलब्ध संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी और वो रास्ते खोजे जाएंगे जिससे मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाया जा सके। रोजगार चाहने वाले हमारे युवा मित्र हैं, सभी को सभी प्रकार के अवसर मध्य प्रदेश में उपलब्ध कराने के लिए हमने सरकार बनने के बाद औद्योगिकीकरण का एक जो अभियान चलाया है उसमें हर संभाग पे जाकर के बड़े आयोजन करना। उस कड़ी में कल 7 तारीख को नर्मदापुरम अर्थात पुराने होशंगाबाद संभाग पर एक बड़ा रीजनल कॉन्क्लेव होने वाला है। और जिस ढंग से इसको माननीय मोदी जी ने भी हमारी नवकरणीय ऊर्जा के सभी प्रकार के यंत्रों को बनाने के लिए इसको इंडस्ट्रियल पार्क की छूट दी, जिसके माध्यम से इस इंडस्ट्री के निवेशक देश भर से, प्रदेश भर से अपनी सोलर पे, विंड पे, अलग अलग नवकरणीय ऊर्जा के संयंत्र लगा सकते हैं। इनके अलावा भी जो इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं उन सभी के लिए साथ कल ये कार्यक्रम होने वाला है। और मुझे अभी तक का जो संतोष है, हमको 3 बार जमीन की आवंटन के लिए जो हमारी निर्धारित भूमि थी उसको बढ़ाना पड़ रही है, तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें होंगी, जैसे कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन भी करेंगे और उनका उद्घाटन भी करेंगे। यह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होने वाला है। अलग अलग औद्योगिक परियोजनाएं जिनका वर्चुअल भूमि पूजन होना है।
इस आरआईसी में निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए जाएंगे, यानी जिन निवेशकों के साथ बातचीत हो रही है जमीन आवंटन के लिए, उन्हें भूमि आवंटन पत्र सौंपे जाएंगे। फिर इसमें जो अलग अलग निवेशक आ रहे हैं उनके साथ तमाम प्रतिनिधि 1-to-1 मीटिंग करेंगे। इन मीटिंग्स में क्या होगा कि 10 से अधिक प्रमुख निवेशक जो हैं वो अपनी योजनाओं को प्रस्तुत करेंगे, उनका प्रेजेंटेशन देंगे। इसके अलावा राउंड टेबल सेशन भी होना है जिसका विषय होगा नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र। इस क्षेत्र में कैसे और अधिक संभावनाएं खोजी जाएं, तलाशी जाएं, ये इस राउंड टेबल सत्र का हिस्सा होगा, इसका विषय होगा। फिर निर्यात कैसे शुरू करें और पर्यटन में निवेश की संभावनाएं, इन विषयों पर सेक्टोरल सत्र का भी आयोजन होना है। तो ये प्रमुख बातें इस आरआईसी की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, और इसका आयोजन होने जा रहा है 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में। और हम में से ज्यादातर लोग ये बात जानते ही हैं कि नर्मदापुरम जो है वो अपनी धार्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है, और अब इसी क्षेत्र को एक उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान मिल पाएगी। जो ये कार्यक्रम है उसकी एक थीम भी है और उसे नाम दिया गया है नए क्षितिज नई संभावनाएं, यानी और कौन कौन से वो सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पर निवेश की नई संभावनाओं को तलाशा जा सके, ये होगी थीम। और इसी थीम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, नवकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और वस्त्र जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। कॉन्क्लेव में स्थानीय उत्पादों के प्रदर्शनी भी लगाई गई है, उनका भी प्रदर्शन होगा। इस प्रदर्शनी में 75 से अधिक स्टॉल्स लगेंगे जिनमें एमएसएमई, पर्यटन, हस्तशिल्प विकास निगम और बैंकिंग संस्थानों के साथ साथ ओडीओपी उत्पादों के प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ओडीओपी जिन दर्शकों को नहीं पता है उन्हें बता देता हूं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद जो है मुहिम, उसके तहत जिन चीजों का प्रोडक्शन होता है अलग अलग जिलों में, उनका भी प्रदर्शन इस प्रदर्शनी में होगा। इन स्टॉल्स पर न केवल जानकारी मिलेगी उन चीजों के बारे में, बल्कि स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये पूरा जो स्टॉल होगा, ये जो पूरी प्रदर्शनी होगी। उद्योग वर्ष 2025 के अंतर्गत आयोजित होने वाले इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के हर क्षेत्र को औद्योगिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उज्जैन में, जबलपुर में, ग्वालियर में, सागर में और रीवा में, इन जगहों पर सफल कार्यक्रम हो चुके हैं, सफल आरआईसीज हो चुके हैं, और अब उन्हीं की श्रृंखला में नर्मदापुरम का ये आयोजन क्षेत्रीय संभावनाओं को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस कॉन्क्लेव से नर्मदापुरम क्षेत्र को औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने के साथ साथ निवेशकों और सरकार के बीच आपसी सहयोग को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। आवंटन के लिए जो हमारी निर्धारित भूमि थी उसको बढ़ाना पड़ रही है, तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। उसके पहले आज हमने नर्मदापुरम के तीनों जिलों में बात की है, हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम, कि जो ऑलरेडी पहले से हमारे उद्योगपति वहाँ उद्योग जो चला रहे हैं उनको कोई कठिनाई तो नहीं है, उनकी कठिनाई का समाधान भी करते हुए, और उनसे भी कहा कि वो और काम बढ़ाना चाहे तो काम भी बढ़ाएं। इसके लिए हम प्रदेश वालों को भी प्राथमिकता में रख रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार इस औद्योगिक निवेश के माहौल में बड़े पैमाने पे निवेशक भी आ रहे हैं और यहाँ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं, और हमारी आर्थिक रूप से प्रदेश की संपन्नता भी बढ़ रही है। मैं अपनी ओर से आज यहाँ उज्जैन में, यहाँ से वीसी के माध्यम से मैंने जुड़ करके उस योजना की विस्तार से बात कही है। मुझे संतोष है कि कल की रीजनल कॉन्क्लेव हमारी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमारे अपने देश और प्रदेश तो अंदर आ ही रहे हैं, बाकी 5 विदेश के लोग भी कल आकर के अलग अलग प्रकार से इन निवेशकों के साथ हमारे इस आयोजन में शामिल होंगे। चलिए, और अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बैठक रही उसकी बात करते हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि संत समाज और स्थानीय निवासियों की मांग को ध्यान में रखते हुए शिप्रा नदी में जल प्रवाह बनाए रखने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत सिलारखेड़ी और सेवरखेड़ी डैम में बारिश का पानी संग्रहित किया जाएगा और फिर उसे शिप्रा में छोड़ा जाएगा। इस व्यवस्था से क्या होगा कि सिंहस्थ के दौरान पूरे साल शिप्रा के प्रवाह को
बनाए रखा जा सकेगा। हर बार एक ये बड़ा चैलेंज होता है कि सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालु जब शिप्रा में स्नान के लिए जाएंगे तो उसका पानी साफ हो और प्रवाहमान रहे, मतलब कि बहता रहे। लेकिन कई बार उसमें दिक्कतें होती हैं, कई बार समस्या आती है। उन समस्याओं को दूर करने के लिए पहले इस बार ये तैयारी की जा रही है। इसके अलावा हरियाखेड़ी डैम से शहर में पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। चूंकि सिंहस्थ में देश दुनिया के लोग आते हैं, उन्हें प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध कराना, पेयजल, जिसे अगर मैं स्पष्ट कहूं तो पेयजल उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है। तो उसके लिए भी खाका खींचा गया। सीएम ने सिंहस्थ 2028 को अब तक का सबसे व्यवस्थित और ऐतिहासिक आयोजन बनाने का भरोसा भी जाहिर किया। और क्या कुछ उन्होंने निर्देश दिए, आप भी सुनिए। सभी साधु संतों को सबका आग्रह था कि 1980 के सिंहस्थ से लगा करके 80, 92, 2004, 2016 यहाँ लगातार गंभीर का पानी मिला करके स्नान करना पड़ रहा था। तो इसलिए जब यहाँ स्नान की इच्छा उज्जैन में होती है तो शिप्रा जी के जल से ही स्नान करने की इच्छा होती है। हमने इस बार की योजना बनाई है सिलारखेड़ी सेवरखेड़ी डैम के माध्यम से जो बारिश का बड़े पैमाने पर पानी आता है उस पानी को स्टोर करके पूरे साल न केवल सिंहस्थ में बल्कि पूरे साल छिपरा के किनारे पर धीरे धीरे पानी बरसात के बाद छिपरा जी का ऊपर डैम से छोड़ेंगे तो हमारे सभी घाट पे छिपरा जी का पवित्र जल मिलेगा, जिससे उनकी स्नान की आकांक्षा पूरी हो। साथ ही साथ इस पानी को पीने के लिए भी हम सप्लाई करने का प्लान हमने हरियाखेड़ी डैम से बनाया है। उम्मीद कर रहे हैं एक एक बूंद को सहेजते हुए नगर की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करें, नागरिकों को स्नान के लिए भी मिले और सबकी भावनाओं का सम्मान हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सिंहस्थ के इस आयोजन में अभी तक के सारे आयोजनों में सबसे बेहतर साबित हो। हम सब मिलेंगे तो निश्चित रूप से इस पूरे आयोजन को बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए अब आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। हम आपको हर बार बताते हैं कि मध्य प्रदेश में अलग अलग चीजों के रिकॉर्ड्स बनते हैं। अब गीता पाठ का विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। जी हाँ, गीता जयंती पर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 8 से 12 दिसंबर तक ये पूरा आयोजन होगा और इस आयोजन के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। गीता पाठ होगा। उज्जैन की अगर बात करें तो यहां 8 से 12 दिसंबर तक कालिदास संस्कृत अकादमी परिसर में एक महोत्सव होगा, जिसमें जो मुख्य आयोजन है वो गीता पाठ का होगा। भोपाल में यानी राजधानी में 11 दिसंबर को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एक प्रमुख कार्यक्रम होगा। और इंदौर की अगर बात करें, इंदौर के लता मंगेशकर सभागार में सांस्कृतिक संध्या होगी। महानाट्य कृष्णायन की प्रस्तुति के साथ गीता आधारित प्रतियोगिताएं भी होंगी। इसमें 5108 आचार्य गीता का पाठ करेंगे। मध्य प्रदेश में इस बार गीता जयंती काफी भव्य रूप से मनाई जाएगी, जिसमें 8 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक प्रदेश के हर एक जिले में जो है ये महोत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और उनको दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं कि इस बार जो है गीता जयंती को पूरे प्रदेश भर में जो है भव्यता के साथ मनाया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए श्री राम तिवारी सर हैं। सर, इस बार जो है गीता जयंती जो है भव्य रूप से मनाई जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार अपने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, तो कितना खास हो जाता है ये आयोजन? देखिए, जो गीता महोत्सव का जो आयोजन है और जो परिकल्पना है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो एक तरह से भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, जो हमारे देश समाज के जड़ों में गहरे तक बसी हुई, हमारे दिल दिमाग में बसी हुई है, उसको फिर से परिमार्जित करके, पुनर्संस्कारित करके, पुनर्परिचित कराने का प्रयास है। गीता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि गीता जयंती जो है, गीता महोत्सव जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाएगा, ये उनकी घोषणा है और उसके तारतम्य में हम लोग मध्य प्रदेश में इसकी पहल कर रहे हैं। और ये गतिविधि न केवल 11 तारीख को गीता जयंती के दिन होगी, उसके बाद भी वर्ष भर कुछ न कुछ गतिविधियाँ हमारी चलती रहेंगी, क्योंकि उसके पीछे एक सोचा विचारा एक कल्पना है। तो अभी हम यदि इस बात को सीमित करें कि भाई अभी क्या हो रहा है, तो 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक उज्जैन में, 8 से वो शुरू हो जाएगा और बल्कि 12 तारीख तक
गीता महोत्सव की बहुविध गतिविधियां आरंभ होंगी। उसमें मनोज मुंतशिर जैसे प्रख्यात लेखक, कवि, विचारक जो हैं वो गीता के महत्व के बारे में और गीता का जीवन के साथ क्या संबंध है और हम कैसे उसको आत्मसात कर सकते हैं, उस पर वो चर्चा करेंगे। इसी तरह से 11 दिसंबर को श्री विवेक बिंद्रा, ये भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो गीता पर एक देश में और विदेश में एक विशेषज्ञ के रूप में विख्यात हैं, उनका भी व्याख्यान उज्जैन में होना है। इसके अलावा विदेश से कुछ श्री कृष्ण के जो मर्मज्ञ हैं वो लोग भी, जैसे स्वामी वसु घोष हैं और कुछ और जो लोग हैं वो भी पधारेंगे। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग और इस्कान की सहभागिता के साथ मध्य प्रदेश में बृहद स्तर पर श्रीमद् भगवद गीता और मूल्य आधारित शिक्षा को लेकर गतिविधियां हुई हैं, प्रतियोगिताएं हुई हैं। तो इस तरह से बहुत सारी गतिविधियां होना है। उज्जैन में जो ये बच्चे, स्कूली बच्चे जो हैं, इस्कान और स्कूल मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से लगभग 6 लाख से ज़्यादा बच्चों ने गीता के ज्ञान को लेकर और मूल्य आधारित शिक्षा को लेकर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, उनको पुरस्कार होंगे। इसके अलावा विश्व गीता प्रतिष्ठानम, इसकी शाखाएं जो हैं पूरे देश प्रदेश में स्थित हैं, इन्होंने भी गीता के ज्ञान को लेकर बच्चों की प्रतियोगिताएं की हैं, उनके भी पुरस्कार समय समय पर दिए जाएंगे। इससे हटकर एक 2 विशिष्ट प्रदर्शनियां तैयार हुई हैं जो देश में पहली बार है। तिवारी जी, जिन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश भर में जो है गीता महोत्सव को लेकर के जो है विशेष आयोजन किए जाएंगे, उज्जैन से लेकर के भोपाल तक में जो है रिकॉर्ड बनाने का काम किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार अपने संस्कृति को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है, उसी कड़ी में जो है ये प्रयास किए जाएंगे, जिसमें 8 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक पूरे प्रदेश भर में भव्य रूप से गीता जयंती मनाई जाएंगी। कैमरा पर्सन तपन के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। अगली खबर आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस तरह की जो चीजें हैं वो अभी तक आपने अमेरिका जैसे देशों में सुनी होंगी। कैसी चीजें कि अमुक व्यक्ति ने बंदूक उठाकर अचानक गोलीबारी कर दी, अपने किसी परिजन को मौत के घाट उतार दिया, या अपने किसी टीचर को गोली मार दी। ये अमेरिका जैसे देशों से आने वाली खबरें हैं। छतरपुर में आज ऐसा ही कुछ हुआ है, जिसकी वजह से ये बात करनी पड़ गई। एक छात्र ने अपने प्रिंसिपल की हत्या कर दी। छतरपुर का एक स्कूल है जहां पर एक प्रिंसिपल, जिनका नाम SK सक्सेना बताया जा रहा है, उन्हें उनके ही स्टूडेंट ने बाथरूम में गोली मार दी, सिर में गोली मार दी और मौके पर ही प्रिंसिपल की मौत हो गई। घटनास्थल पर ही मौत होने के बाद 12वीं के इस छात्र ने, जो तस्वीरें हमें दिखी, CCTV फुटेज जो प्राप्त हुए, उसमें ये छात्र बड़ी दिलेरी के साथ धीरे धीरे उस क्षेत्र से बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। छतरपुर के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की यह घटना है। ओरछा रोड के थाना क्षेत्र के धमोरा गांव का यह मामला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस खबर के साथ एक बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि आखिर गन कल्चर यहां पर, यानी जिसे शांति का टापू कहा जाता है मध्य प्रदेश में, वहां कैसे डेवलप हो गया। हालांकि आरोपी छात्र के बारे में यह कहा जा रहा है, अलग अलग बातें सामने आ रही है अभी तक, कि वो नशे का आदी था, अटेंडेंस कम होने के चलते वो नाराज था, प्रिंसिपल से किसी बात को लेकर उसका शिकवा शिकायत था और इसी के चलते उसने बाथरूम में जाकर उन्हें गोली मार दी। लेकिन ये हिंसा से जुड़ा हुआ एक बड़ा पहलू है कि किशोर वय के बालकों में, किशोर वय के लड़कों में खास तौर पर हिंसा इस कदर कैसे हावी हो जाती है कि वो अपना बदला इस तरह से लेते हैं। बहरहाल सवाल यही है कि गन कल्चर प्रदेश में कहीं पैर तो नहीं पसार रहा। आपके आसपास अगर कुछ ऐसी हलचल भी होती देखने को मिले, या फिर आपको लगे कि कोई व्यक्ति राह से भटक रहा है, तो उसे राह पर लाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, उससे बात जरूर कीजिएगा। इसमें एक आरोपी है जिसने घटना की है, उसकी उम्र की तस्दीक की जा रही है, उसको इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, ये मुख्य आरोपी है और इसके पास से जो अवैध हथियार है और जो स्कूटी है वो बरामद की गई है। अभी इसमें पूछताछ चल रही है। प्राथमिक तौर पर ये समझ में आया है कि जो प्राचार्य महोदय थे उनके द्वारा इसे
टोका गया था कि इस तरह से अनावश्यक हरकत न करे, पढ़ाई पर ध्यान दे। तो उसके कारण से इसके दिमाग में था और उसने ये घटना को अंजाम दिया। और अपराध से ही जुड़ी एक और खबर, मध्य प्रदेश के डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों से जुड़ी हुई ये खबर। लगातार बढ़ रहे हैं ऐसे मामले। ताजा मामला ग्वालियर से सामने आया है। जिला मलेरिया अधिकारी, उन्हें साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट बना लिया, 3.5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। इस बीच डॉक्टर अधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को इसकी जानकारी दी। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट को फर्जी होना बताया और नंबर ब्लॉक करने के लिए कहा। उसके बाद मलेरिया अधिकारी ने नंबर ब्लॉक कर पुलिस में शिकायत की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि 3.5 घंटे तक अधिकारी जो हैं वो डिजिटल अरेस्ट रहे। दरअसल ग्वालियर के जिला मलेरिया अधिकारी विनोद दोनेरिया ने थाना थाटीपुर में एक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वो सुबह ड्यूटी के लिए निकले थे और लंच करने के लिए घर जा रहे थे। गुरुवार दोपहर की ये बात है। उनके पास एक कॉल आया जिसे उन्होंने उठा लिया। ये एक वॉइस कॉल था। उन्होंने बताया कि जैसे ही वो फोन उन्होंने उठाया, उधर से आवाज आई कि वो ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की शाखा से बात कर रहे हैं। उनकी सिम 2 घंटे में बंद हो जाएगी क्योंकि उनका नंबर संदिग्ध लेन देन में चिन्हित हुआ है। फिर उसने ये कहा, जो सामने से कॉलर था, उसने कहा कि उनसे मुंबई पुलिस के अधिकारी बात करेंगे। फिर दूसरे नंबर से उनके पास एक वीडियो कॉल आया। आप सुनिएगा पूरी कहानी, और अगर किसी तरह से आप ऐसे किसी फेर में फंसे तो अपने आप को अलर्ट रखिएगा। ये सब कुछ बताने का रीजन जो है वो यही है। अब जब वीडियो कॉल आया, उसमें उन्होंने देखा कि एक इंस्पेक्टर बैठा हुआ है और उसके पीछे महाराष्ट्र पुलिस का बोर्ड लगा हुआ था, बहुत जेन्युइन सा दिखाने के लिए। साइबर ठग उनसे बोला कि उनका नाम नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया। अब उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की और बताया कि इस मनी लॉन्ड्रिंग केस की वजह से उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। जब उन्होंने कहा कि वो कभी मुंबई गए ही नहीं, ना किसी से उनका कोई लेन देन है, इसके बाद साइबर ठगों ने उनके कुछ बैंक स्टेटमेंट भी उन्हें भेजे और कैनरा बैंक का एटीएम कार्ड भी भेजा जिस पर उनका नाम लिखा हुआ था। आप सोचिए क्या गजब की तैयारी की थी उन्होंने घेरने के लिए। अब ये सारी चीजें देखकर जो जिला मलेरिया अधिकारी हैं वो तो घबरा गए। उन्होंने तुरंत साइबर ठगों से बातचीत कंटिन्यू की और फिर वहां से कहा गया कि 50,000 रुपए एक खाते में डालिए, जिसके बाद आपकी जांच ईडी करेगी। अगर बैंक खाते से कोई लेन देन नरेश गोयल से नहीं हुआ होगा, काल्पनिक नाम उन्होंने बताना शुरू किया कि अगर नरेश गोयल से कोई लेन देन नहीं होगा तो आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, अगर कनेक्शन निकला तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि घबराहट हो रही है, जिसके बाद साइबर ठग ने उन्हें पानी पीने के लिए भेजा। मौका मिला तो कमरे से बाहर निकलकर उन्होंने तुरंत फोन किया एक अधिकारी को। इस बीच तकरीबन 3.5 घंटे बीत चुके थे। 3.5 घंटे बाद डिजिटल अरेस्ट के बाद जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने वीडियो कॉल काट दिया और ग्वालियर के वरिष्ठ अधिकारी आईपीएस राकेश सगर को कॉल कर घटना के बारे में बताया, जिसके बाद उन्हें फौरन बताया गया कि डिजिटल अरेस्ट झूठ है और ऐसा कुछ नहीं होता, इसकी शिकायत फौरन पुलिस से कर दीजिए। बाद में मामले की जांच जो है वो पुलिस के पास गई और पुलिस इसकी जानकारी जो है वो जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये पूरी कहानी इसे इतने विस्तार से बताने का कारण सिर्फ इतना ही है कि आप भी इस चीज को लेकर अलर्ट हो जाएं कि अगर किसी तरह से आपको डिजिटल अरेस्ट बनाने की या डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है तो उसे फौरन वहीं रोक दें। हमारी सलाह है आपको। ग्वालियर के जो है मलेरिया अधिकारी हैं विनोद दोनेरिया, उनके पास एक टेलीफोन आया कि ट्राई के नाम से कि आपका मोबाइल 2 घंटे बाद बंद हो रहा है, आपके जो है अकाउंट से संदिग्ध लेन देन हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा फ़ोन उनके पास एक पुलिस ऑफिसर का आया और पुलिस ऑफिसर द्वारा बताया गया कि आप मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका नाम आया है, आपके अकाउंट से संदिग्ध लेन देन हुआ है और आपको जो है पुलिस द्वारा डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। काफ़ी देर तक उनको डिजिटल अरेस्ट के नाम पर रखा गया। इसी बीच में उनके एक परिचित हैं, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं आईपीएस राकेश सगर साहब, उनका फ़ोन आने से उनको पूछा तो उनके द्वारा बताया गया कि इस प्रकार से कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया और इस प्रकार वो एक बड़े फ्रॉड होने से बच गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।